मित्रों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जिन्हें दिल्ली की सर्दी में जांच की आंच से पसीने आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अब परिस्थिति में एक नया आयाम जुड़ रहा है। अब तो जांच भी आंच के घेरे में आ रही है। अर्थात ये जो तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक थी, इसके अंदर इन्होंने जांच की व्यवस्था की थी, यानी पैथोलॉजिकल टेस्टिंग की। अब जो विजिलेंस की रिपोर्ट्स आई हैं और जो विभागीय फाइंडिंग्स हैं, उसके आधार के ऊपर वो जांचें भी अब पूरी तरीके से आंच के घेरे में आ गई हैं। इस प्रकार के फैक्ट्स सामने आए हैं कि जो उनकी तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक थी, सर्वप्रथम तो हम कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता के अमृत काल में आने के बाद भी देश की राष्ट्रीय राजधानी में सुपर स्पेशलिटी का कोई इंस्टीट्यूट या ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसी कोई लैब बनाने के बजाय मोहल्ला क्लिनिक तक ही सोच सीमित थी, जो 75 वर्ष पूर्व भी थी। परंतु उसमें भी क्या हुआ, मीडिया में भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, कई स्वयंसेवी संगठनों ने भी इस विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था और जांच में भी आया कि एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए, 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब त्योहारों के दिनों में बड़ी भीड़ होती है ना, तो आप जाते तो मंदिर में बड़ी भीड़ होती है, इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। ये है ईमानदारी का नया किरदार। और टेक्निकली मैं पूछना चाहता हूं, ये वो सरकार है ना जिसने कहा था कि हम सीसीटीवी का पूरा जाल बिछा देंगे दिल्ली में, तो मोहल्ला क्लिनिक्स में सीसीटीवी है कि नहीं? और अगर हैं तो उन मोहल्ला क्लिनिक में उस डेट की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कि 533 लोग कहां लाइन लगाए हुए थे, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक तो छोटी छोटी स्पेसेस में है ना। तो 533 लोग अगर आए तो सीसीटीवी फुटेज में होना चाहिए ना। बस यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से जांच की आंच से घबरा रहे हैं। और इसमें जो प्रोसीडिंग्स में बात आई है, मैं कोट करना चाहता हूं कि नेसेसरी डिसिप्लिन proceedings may be initiated against the project director OLS outsource lab services। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सरकारी एजेंसी नहीं कर रही है, ये सब आउटसोर्स है, यानी प्राइवेट एजेंसीज को जांच दे रखी है। And others of the OLS branch for non-compliance of the directions of the Honorable LG which could have led to the loss of exchequer। यानी अब यह संदेह है कि वहां वो मरीज ही नहीं थे जिनके नाम के ऊपर बिलिंग रेस करके टेस्टिंग करा दी गई। A detailed vigilance inquiry may be conducted to bring out the quantum of loss of the exchequer to the collusion of the director and support staff with the private agencies। अब जो उपराज्यपाल महोदय ने ये लिखा है और ये पब्लिक डोमेन में है मीडिया में, उसके बिंदु क्रमांक 33 पे देखें तो लिखा हुआ tens of thousands of tests were recommended prima facie to the ghost patient, यानी जिनका अस्तित्व ही नहीं था। यही अंतर है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर चीज डिजिटली ट्रांसफर होती है, इसीलिए ये लोग आधार का भी विरोध करते थे, क्योंकि यदि व्यक्ति का आधार कार्ड है और डिजिटली उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार का झोल होने की संभावना नहीं है। पर यहां पर फिर एम्पिरिकल डाटा प्रूविंग एंट्री ऑफ द फेक मोबाइल नंबर्स, ब्लैंक मोबाइल नंबर्स ऑफ द फिक्टिशियस पेशेंट्स, fake attendance of the doctors and fictitious data of the patient established with a widespread corruption, manipulation of the documents, forgery of the record with the sole intention to loot the government exchequer and extended under the benefit of the private parties operating at AAMC as well as the dispensaries, polyclinic and hospitals of the Delhi government।
यानी अब ये बहुत साफ हो गया कि पहले आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाई, फिर उसमें जांच, पहले मामूली जांच होती थी, फिर बड़ी जांच की व्यवस्था की, फिर वो सब आउटसोर्स कर दी। यानी कुछ कुछ वैसा ही जैसा शराब घोटाले में हुआ था, कदम कदम रफ्ता रफ्ता बढ़ाते हुए, और फिर उसमें फेक पेशेंट्स और फेक बिल रेज करने की बातें मीडिया में आ रही हैं। यानी अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी हो गया। यानी दवा और दारू दोनों में घोटाला करके कौन दिखा रहा है? स्वघोषित भारत रत्न विभूषित, जिन्होंने अपने को ही भारत रत्न दे रखा है कट्टर ईमानदारी का। तो मैं कह सकता हूं कि विपश्यना के ध्यान से लेकर और चुनाव प्रचार तक की समस्त नाटकीयता के मध्य कट्टर ईमानदारी का यह किरदार पूरी तरीके से तार तार हो गया है। अब हम यह भी कहना चाहते हैं कि आज वो कहने का प्रयास कर रहे हैं, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो सीबीआई से सवाल पूछ रहे हैं। साहब, बवाली अब सवाली बन गए, जिन्होंने राजनीति की शुरुआत ही, अब ये मैं बवाली शब्द ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये बताइए, आप सबने देखा था ना कि सीढ़ी लगाकर तार काट रहे थे, ये नेता का किरदार है। 26 जनवरी के दिन धरना कर रहे थे, ये जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्तित्व का किरदार है। इसलिए मैंने कहा, और याद करिए 2014 के समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ऊपर आके पथराव किया था, जिसमें इनकी सर्वोच्च समिति के सदस्य थे, जैसे हमारे यहां पार्लियामेंट्री बोर्ड है। इसलिए मैंने कहा अब बवाली अब सवाली बन गए हैं, और सवाल किससे पूछ रहे हैं? जांच एजेंसी से। मतलब इसे शब्दशः ना लिया जाए, वैसे तो सारी जनता उस भाव को समझती है। हिंदी में एक कहावत होती ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज उसी किरदार को वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक टेक्निकलिटी की बात है, तो अगर उनको लगता है कि कोई टेक्निकल इश्यू है तो वो न्यायालय से जाकर समाधान प्राप्त कर सकते थे, मगर यहां टेक्निकल नहीं, मॉरल इश्यू है। यहां न्यायिक विषय नहीं है, यहां नैतिक विषय है। और केजरीवाल जी का वहां जाने से बचना यह स्वतः प्रमाणित करता है कि उनको ये पता है कि वो इस जांच की आंच से बच नहीं सकते, क्योंकि के अरविंदन ने बाकायदा बयान दिया हुआ है अप्रूवर बनके कि उनकी उपस्थिति में इतने प्रतिशत से इतने प्रतिशत बढ़ाकर शराब घोटाले में कमीशन की बात हुई और उसके इस प्रकार के वितरण की बात हुई। उन्हें यह बात पता है, इसलिए ये मैं कह सकता हूं कि ये उनकी गलती की स्वीकारोक्ति है। बाई consistently avoiding to appear before the agencies is nothing but is an tacit acceptance of his legal fault. जांच एजेंसी के सामने अनेक बहाने बनाकर अनुपस्थिति रखना प्रकारांतर से उनकी अपनी गलती या भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति है। और पुनः ये एक विचित्र भ्रष्टाचार का मामला है, जिसमें जांच शुरू होते ही पॉलिसी विड्रॉ कर ली गई थी, और पॉलिसी विड्रॉ करने के बाद उसको डिफेंड किया जाता है मीडिया में आके। आपने ऐसी, ये है नई राजनीति, ये नई राजनीति का किरदार है। जो कहते हैं कि आज ही उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हर हाल में वो रहेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं। उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी ये जांच एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय तय करेगा, परंतु हर हाल में रहेंगे ये शब्द बोलने का अर्थ होता है कि मतलब आप कहीं पर भी रहेंगे, यानी अगर कानूनी कार्रवाई भी हो गई, यदि किसी कारणवश वो यह परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि आपको अपने साथियों के साथ वहां पहुंचना पड़ा, तो आप वहां से भी कह रहे हैं कि आप शासन करेंगे। मतलब मुझे ऑन द लाइटर नोट याद आता है, जब ये जेल जाने का विषय आता है तो बहुत आरोप लगाए जाते हैं हमारे ऊपर। और श्री लालू प्रसाद यादव जी तो 1997 में जेल चले गए थे, तब तो भाजपा की सरकार कभी नहीं आई थी, और मोदी जी उस समय तक तो भाजपा के शायद राष्ट्रीय महासचिव ही थे, और अमित शाह जी का तो शायद बहुतों ने नाम भी नहीं सुना होगा उस जमाने में। वो आरोप लगाते हैं 2014 के बाद। पर मुझे याद आता है उस समय पत्रकारों ने पूछा था, आप लोग जाके चेक करिएगा, लालू जी से कि आप अब कैसे शासन चलाएंगे।
तो कहते जलवेज चलाएंगे। तो उन्होंने पूछा मतलब क्या जेल से? उन्होंने कहा नहीं, मतलब उनके साथियों ने कहा मतलब वो कह रहे जलवे से ही जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। मगर आज तो लग रहा है जो आम आदमी पार्टी के नए किरदार में तो ये वाकई कह रहे हैं हम जलवेज चलाएंगे। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को इस जांच, दवा की जांच, मोहल्ला क्लिनिक के घोटाले के ऊपर जवाब देना चाहिए। और मैं समझ सकता हूं कि आप एजेंसी के पास जाने से इसलिए डर रहे हैं कि तेरी उल्फत में हूं बैठा इतने राज छुपाए कि अगर नजर मिले तो कदम डगमगाए। तो उन्हें पता है कि जैसे ही सवालों से नजर मिलेगी तो कदम डगमगा जाएंगे। परंतु एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि भारत की व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और मतलब नैतिक, राजनैतिक और संवैधानिक तीनों पक्षों के ऊपर नई राजनीति का किरदार तार तार हो गया है। धन्यवाद। अभी उन्होंने हाल में जहां जहां चुनाव प्रचार किया है तो जब्ती का रिकॉर्ड बनाया है। तो मुझे लगता है कि जितनी जमानतें जब्त करवाई हैं उन्होंने पिछले अभी इन 3 चुनावों में, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ जिसे कहते हैं तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने का प्रयास करना, इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हाँ, उनको ऐसा लगता होगा, परंतु मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं किसी भी चीज की जांच का जवाब देने का चुनाव प्रचार से क्या संबंध है? और ये लोग तो जिन पे आरोप लगाते थे आज उनके साथ खड़े हैं। मतलब सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, वो तो जाके फिर भी अपना जवाब दे आए थे। ये केजरीवाल जी नए राजनीति के नए किरदार, नई नवेली अजब अलबेली पार्टी के अलंबरदार, उनसे भी बड़े हो गए हैं। तो मतलब ये तथाकथित इंडी गठबंधन में ये है कि मैं तुमसे बड़ा। अरे उन्होंने तो ये कहा था कि ईडी घर पे क्यों नहीं आ गई। याद करिए, कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी जी ने कहा था कि ईडी वालों को उनके घर जाके पूछताछ करनी चाहिए। ये तो उल्टा कह रहे हैं कि ईडी वालों से मैं पूछताछ करूंगा। मैं सवाल पूछ रहा हूं, मेरे सवाल के जवाब दो। ये आप अद्भुत और अविस्मरणीय आपको यह दृश्य दिखाई पड़ेगा। अगर कानूनी तरीके से गलत है तो कानून का सहारा लेना। और कोई बोले तो बोले, ये तो वो पार्टी है जो कहती थी आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच तो बाद में होनी चाहिए। वो आज कहती है जांच एजेंसी के सामने भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये मुझे चाहिए जन लोकपाल वाली भी तो एक टोपी थी ना, वो अब टोपी कहां है? अच्छा छोड़िए, अपनी पार्टी में भी तो एक लोकपाल नियुक्त किया था, उसी के पास जाके जांच की रिपोर्ट वही खत्म कर दिया एडमिरल रामदास। तो मुझे लगता है कि वो कितने भी रूप बदल लें, मगर उनका वास्तविक चेहरा अब जनता के सामने है। देखिए, उन्होंने कहा था कि हम 70 के 70 विधानसभाओं में जाके तब अपना घोषणा पत्र बनाएंगे। ये बनवाए थे का? पूछे पिछले चुनाव में कितनी विधानसभाओं का अलग अलग घोषणा पत्र बनवाए थे? इन्होंने कहा था कि जब तक किसी क्षेत्र की 80% महिलाएं ओके नहीं कर देंगी तब तक वहां शराब का ठेका नहीं खुलेगा। दिखाएं कितनों से ओके करवाए थे। तो उनके किसी कार्यक्रम की क्या नैतिकता है और क्या प्रामाणिकता है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं इसी कारण से आज पूरे देश में सभी राजनीतिक वर्ग के ऊपर जो एक संदेह उत्पन्न होता है ना कि कहते कुछ है करते कुछ है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, ये ऐसे ही दल बढ़ाते हैं। उधर हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी देते हैं, हम क्रेडिबिलिटी की प्रामाणिकता देते हैं। यानी जो कहते हैं वो करते हैं और अपने आचरण में करके दिखाते हैं। वो जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते, आचरण पलट के दिखाते हैं। वो तो मैंने बता दिया, वो जलवेज काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, ये ईडी ने सवाल तो अरविंद केजरीवाल से पूछे कि आम आदमी पार्टी से पूछे? जवाब आम आदमी पार्टी क्यों दे रही है? मतलब साफ हो गया ना कि पार्टी मेरी जेब में। ये आए थे ना, इनके वो वीडियो पुराने याद है ना, पूरी पार्टियां एक व्यक्ति के हाथ में। अरे भाई, सवाल व्यक्ति से सिर्फ सवाल पूछा गया और जवाब पार्टी दे रही है। यानी साफ साफ उन्हें कहना चाहिए कि केजरीवाल जी पार्टी से बड़े हैं। देखिए, वास्तविकता यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो कितना भी सुंदर कार्य हो रहा हो उसमें विघ्न डालकर ही संतोष उत्पन्न करना चाहते हैं। तो ये विपक्ष वाले जो सदा सर्वदा से भव्य श्री राम मंदिर के विरोध में रहे थे, ये अंतिम चरण में भी विघ्न डालकर विघ्न संतोषी बनना चाहते हैं। परंतु अब देश की जनता ऐसे किसी विघ्न संतोषी के साथ नहीं है। हम किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखते। हमारे यहाँ कहा गया है, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। न किसी से वैर है, न किसी से विषमता है, मगर उनके मन में विषमता है और इस प्रकार के आपत्तिजनक दुर्भाग्यपूर्ण बयान दे रहे हैं। परंतु मुझे लगता है इस देश की जनता भी ये समझती है, जो मीराबाई जी को तुलसीदास जी ने लिख के भेजा था, जाके प्रिय न राम वैदेही, यानी राम और सीता जिसको प्रिय न हो, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। इसमें कुछ नया है क्या? ये तो सुनते सुनते हम लोग बचपन से किशोरावस्था से युवावस्था पार करके प्रौढ़ावस्था की दहलीज पे आ गए। वही पुराना बहाना, वही पुराना तराना, वही पुराना अफसाना जो हकीकत नहीं बन पाया है। तो ये लोग जो लगातार बोल रहे हैं और उसके बाद जबकि ये असफल भी हो रहे हैं, तो मैं इसके लिए भी वो पंक्ति बता देता हूं जो मैंने पार्लियामेंट में बोली थी। ये राम मंदिर के विरोध की और मुस्लिम तुष्टीकरण की नाव पर सवार होकर जो मंजिल पाने की कोशिश में है, तो उनके लिए कहना चाहता हूं कि कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला।